हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए 2016 से लेकर दोस्तों 2021 में जितने भी क्वेश्चन आपके सेंसस से पूछा गया था, जनगणना से पूछा गया था, साथीगण आइए इस क्लास के माध्यम से पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार, आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो आपको साथीगण ध्यान देना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर साथीगण आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज, अगर आपको 2016, 2020, 2021 के जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, अगर साथीगण टॉपिक वाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है दोस्तों, तो कुल 500 से भी अधिक क्वेश्चन जो कि बनाया गया है और मात्र 21 रुपया साथीगण बहुत ऐसे मेरे दोस्तों ने जिन्होंने अब तक ले चुका है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना कि पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन, डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल, नदी, बांध एवं झील, खेलकूद एवं ट्रॉफी, पुस्तक एवं लेखक, त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, यानी कि दोस्तों 17 टॉपिक कुल इतने इसमें ई बुक में डाला गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आपको लेना है तो 7856897115 दोस्तों व्हाट्सअप के जरिए आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि इस ई बुक में किस तरीके से अरेंज करके क्वेश्चन को डाला गया है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं पूरे सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपको दोस्तों सेंसस से पढ़ना तो उसमें क्वेश्चन डाला गया कि इतना नंबर से इतना नंबर के बीच आपके सेंसस का क्वेश्चन डाला गया। तो दोस्तों बहुत ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने ले चुका है, अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग कितना प्रतिशत और कितना है। तो साथीगण अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 65.46%, 46.89%, 59.23% और 29.32%। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 65.46%, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत में महिला साक्षरता की मैं बात करूं ना, तो 65.46%। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं साथीगण तो केरल राज्य में है, और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो बिहार राज्य में है। ये दोस्तों पॉइंट आपको साथीगण याद रखना, बार बार आपके एग्जाम में साक्षरता से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करूं साक्षरता, तो 74.04%। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी एससी की प्रतिशत सबसे उच्च है। दोस्तों आप गौर कीजिएगा, आपकी जो एनटीपीसी 2021 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें से एससी से क्वेश्चन पूछ रखा था, मुस्लिम से क्वेश्चन पूछ रखा था, आपकी ईसाई से कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था कि कितने परसेंट आपके एससी से है, कितने परसेंट आपके ईसाई धर्म से है। तो दोस्तों इस ई बुक में हर एक क्वेश्चन जो कि आपका डाला गया है, अगर आप उस क्वेश्चन ई बुक को ले रहे ना दोस्तों, आपके लिए रामबाण जो कि बुक होने वाला दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो पंजाब आ जाएगा कि पंजाब में ही 2011 जनगणना के अनुसार आपके अनुसूचित जातियों यानी एससी की प्रतिशत सबसे अधिक था। यह पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारत का जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 17.74%, जो आपके 2001 से लेकर 2011 बीच में दशकीय वृद्धि दोस्तों आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। दोस्तों इसी से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 जो जनगणना है ना, उसमें से आपके नगरीय और आपके जो कि ग्रामीण, इनका प्रतिशत पूछा जाता है। तो अगर मैं नगरीय की बात करूँ ना दोस्तों, तो 31.2% दोस्तों आपको याद रखना है। और वहीं अगर मैं ग्रामीण की बात करूँ ना, तो आपके 68.8%। ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, केवल सुनता चला जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में चार इंपॉर्टेंट ज्यादा है। सबसे साक्षरता, दूसरा आपके लिंगानुपात, तीसरा दोस्तों आपके
कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जो कि जनसंख्या सबसे कम है। और दूसरा दोस्तों आपके एग्जाम में एक ऐसे वैसे पूछ लेता है कि इनके बीच में दशकीय वृद्धि इतना परसेंट उतना परसेंट, मतलब 4 टॉपिक से मैक्सिमम आपके एग्जाम में सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर सबसे मैं मैक्सिमम आबादी की बात करूँ दोस्तों, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अगर मैं आबादी वाला राज्य की बात करूँ तो आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके दूसरा नंबर की बात करें ना तो आपके महाराष्ट्र आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आपकी यूपी, सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र। ये दोनों पॉइंट को साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर राज्य कौन सा है। मैंने कहा ना दोस्तों हमेशा आपके साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो केरल आ जाएगा। ठीक है, कि केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता राज्य वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सबसे कम तो बिहार। और अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि सबसे ज्यादा साक्षरता की यूटी की बात करूँ ना तो वहाँ आपके लक्षद्वीप आ जाएगा। ये आपके यूटी आ जाएगा, ये आपके मैक्सिमम स्टेट आ जाएगा और ये आपके बिहार मिनिमम स्टेट आ जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। मैंने कहा ना लिंगानुपात साक्षरता और आपकी जनसंख्या घनत्व, और एक क्वेश्चन इधर उधर से करके पूछ लेता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है 943 जो भारत का लिंगानुपात है आपके 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर मैं इनसे रिलेटेड अगर कुछ कहूँ ना कि सबसे ज़्यादा अगर मैं लिंगानुपात वाला स्टेट की बात करूँ ना तो ये भी आपके केरला आ जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों आपको याद रखना है 1084 जो व्यक्ति है ना, ये लिंगानुपात आपको याद रखना है। लेकिन अगर मैं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करूँ ना तो आपके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना परसेंट था। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। तो 1000 पुरुष पर 748 महिला, 1000 पुरुष पर 696 महिला, 1000 पुरुष पर 729 महिला, 1000 पुरुष पर 618 महिला। लेकिन दमन और दीव के अगर लिंगानुपात की बात करो ना दोस्तों तो आपके 1000 पुरुष पर 618 महिला। जो इस क्वेश्चन को आपको साथीगण याद रखना है। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 20 मिनट में अगर के क्लास को खत्म कर दूंगा ना तो दोस्तों आपके लिए टाइम सेविंग होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा अगर स्पीड लग रहा है ना दोस्तों तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली बार से थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक ही कनेक्टिविटी है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पीड करके आपके लिए समय थोड़ा कम बचा दूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक 2001 से 2011 जो विकास दर इसके बोलने वाले थे। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा नकारात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो आपके उर्दू आ जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। दोस्तों मैंने कहा ना अनुसूचित जाति से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने हर एक ई बुक में जो दोस्तों ना सेंसस से हर एक क्वेश्चन को डाला गया, अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को छांट छांट के डाला गया, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट साबित होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो इसका भी आंसर आपके पंजाब आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, लेकिन फिर भी उनसे पहले मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो मेरे पर एक बार विश्वास करके देखो दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन को छांट छांट के दोस्तों 2016 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन जो 3 बार आपके पेपर हुआ था ना आपके 2016, 2020 और 2021 में, दोस्तों यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 500 क्वेश्चन डाला गया दोस्तों, कुल मात्र मैं अपने मेहनत के लिए दोस्तों इतना छाटा हूँ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप रहता तो आप भी इससे भी ज्यादा प्राइस रखते हो। ठीक है। लेकिन मैं मात्र आप सबके लिए 21 रुपये रखा हूँ दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुल 17 टॉपिक है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो साथीगण अगर आपको ये लेना है ना साथीगण तो मात्र और मात्र इस जो 7856897115 जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों इसमें जाके जरूर जुड़िएगा दोस्तों। बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने अब तक ले चुका है, जिसमें से आपको मैं सैंपल में कुछ दिखाऊं दोस्तों। पूरे अच्छे तरीके से कंटेंट को सिस्टमैटिक तरीके से डाला गया। यकीन है आप दोस्तों आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, एक दो बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का जो पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों।
आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट आज नहीं दोस्तों, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूछ रखा है कि पूर्ण जनगणना, तो बेसिकली दोस्तों 1881 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ ना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था 1872 से भी, ठीक है, कि अनियमित जनगणना अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड मेयो के समय आपके अनियमित हुआ था। लेकिन दोस्तों नियमित अगर मैं बात करूं तो आपके क्या बोलते हैं कि नियमित अगर मैं बात करूं तो आपके 1881 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट को आपको साथीगण इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोस्तों ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके बिहार आ जाएगा। अगर मैं बात करूं साक्षरता में सबसे कम राज्य कौन सा है, तो ये बिहार आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं ना, तो मैक्सिमम में आपके बिहार चला जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि इसमें से मिनिमम अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात कहूं ना, तो आपके अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो आपके सबसे कम अगर मैं राज्य की बात करूं ना, तो आपके अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और वहीं अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो आपके बिहार आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं कहूँ ना, तो दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक निरपेक्ष है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम की मैं बात करूँ ना, जो कि बिहार दिया गया, राजस्थान, झारखंड और आपके उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो आपके मध्य उत्तर प्रदेश आ जाएगा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे आबादी वाला राज्य ही उत्तर प्रदेश है। तो वहाँ ग्रामीण से भी अधिकतम तो लोग वहीं तो रहेंगे ना। ये तो आपके दोस्तों अगर समझ से भी अगर आप बताओगे ना, तो फिर भी आंसर आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है? दोस्तों हमेशा परसेंट से रिलेटेड आपके सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मैं हर एक क्वेश्चन को ई बुक में डाला गया हूं और आपके प्रैक्टिस के लिए भी हर एक क्वेश्चन को लाया हूं दोस्तों। अगर आप मेरे क्लास को अच्छी तरह से देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक को कराऊंगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप ई बुक भी ले लेते हो ना, तो आपके लिए दोस्तों बहुत बेस्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको हर एक क्लास का हर एक प्रॉपर दो कि नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप जाके जरूर लीजिएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 22% आ जाएगा दोस्तों, कि गरीबी रेखा के नीचे, बीपीएल के नीचे अगर मैं बात करूं तो आपके 22% है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब पूछा गया, इसमें से जिला से पूछ लिया दोस्तों। तो जिला की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपके अरुणाचल प्रदेश है कि जिला जो सबसे कम अगर मैं जनसंख्या वाला जिला की बात करूँ तो आपकी अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि समय समय पर की जाने वाले जनसंख्या की आधारित गणगण जन क्या बोलता है गणना को क्या कहा जाता है? तो जनगणना, जनसंख्या की गणना, अनुमान और आंकड़े। तो दोस्तों ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप सबको ये पता होगा कि जो जनगणना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और हर बार 10 साल के अंतराल में जनगणना को कराया जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे कम आबादी आबादी द्वारा बोली जाती है? असमिया, डोगरी, संस्कृत, कोंकणी। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो संस्कृत जो सबसे कम आबादी के द्वारा बोला जाता है, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर जो कि कब से घट रही थी? तो 1991 से, 1981 से, 1951 से और 1971 से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 1981 से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर धीरे 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 करके घट रही थी। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं कि 53 ऐसे जो कि शहर था ना दोस्तों, जो आपके 10 लाख आबादी से ज़्यादा था, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तिरसठ तिरसठ जो 53 है ना, सॉरी 53 ऐसे शहर हैं जहाँ पे 10 लाख से आबादी था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और मतों का देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत का हिस्सा हुआ था? तो 1.7, 0.7, 2.3 और 0.4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण, तो 0.7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी है?
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है कि 15वीं जनगणना 2011 वाला आप सबको पता होगा, ठीक है कि 2011 क्या है, तो 15वीं जनगणना है, ठीक है। और अगर मैं वहीं स्वतंत्र भारत की बात करूँ ना तो 7वीं जनगणना, ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि 2011 तक कितनी जनगणना पूरी हो चुकी थी, तो 15, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर मैं पूछूं तो 7 जनगणना हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात का क्या दर्जा किया गया था, जो आपके ऑप्शन दिया गया साथीगण। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं दोस्तों दर्ज किया गया था लिंगानुपात के अनुसार। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना पुदुचेरी से। अगला क्वेश्चन की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी एक बार नहीं कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिसमें से 74.04% भी दिया जाता है, कहीं कहीं 72 पॉइंट, यानी कि नजदीकी ऑप्शन के अनुसार आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते थे दोस्तों। लेकिन आपके एग्जाम जो 2020 में होता ना उसमें ये 72.98% चार ऑप्शन में करेक्ट आंसर 4 दिया था। तो ये दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको कॉपी करके यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। तो आपकी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 74.04% है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनगणना का नारा हमारा जनगणना हमारी जनगणना हमारा जो कि भविष्य है। तो 2001, 1981 और 1991। अगर मैं बात करूं कि हमारी जनगणना हमारी, अगर मैं भविष्य की बात करूं ना तो आपके 2011 जनगणना का ही थीम था और हमेशा थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना की भारत के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था। अगर मैं बात करूं 981, 911, 919 और 189। अगर मैं बाल लिंगानुपात की बात कहूँ ना 2011 जनगणना के अनुसार, तो साथीगण आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों एटलीस्ट वीडियो को जरूर लाइक करना। आप सबके लिए बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। अगर आप मेरे जगह रहते हो ना, कितना क्वेश्चन को ढूंढने में मेहनत लगता है, फिर जाके दोस्तों उसको पीपीटी बनाने में कितना मेहनत लगता है, फिर जाके दोस्तों रिकॉर्ड करके आप सबके बीच लाता हूँ। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा भी एक उद्देश्य है कि हम भी आपके साथ आगे बढ़ूं, ठीक है। तो कर भला तो हो भला दोस्तों, ओके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करना ही करना है। लेकिन साथ ही दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भी इसी तरह से टॉपिक आपको कराता चला जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितना % रहा था। तो साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 17.74% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना जो कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को मैंने छांट छांट के लाया हूं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे भी उम्मीद है यार आप सबसे कि अगर मेरे अगर कुछ सहयोग से अगर आपकी कुछ बेड़ा पार हो जाना दोस्तों तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को भी मैं रिलेटेबल लाया हूँ, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं लाया, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों तो गोवा है, गोवा में ही सबसे ज्यादा आपके शहरीकृत है, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रदेश जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार नकारात्मक रहा था। ये दोस्तों एक बार नहीं है 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा नागालैंड से दोस्तों। तो आपके एग्जाम में पुनः फिर आएगा, क्योंकि दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन बार बार कहाँ से आता है, वही क्वेश्चन रिपीट करके उठा उठा पटक देता है। तो दोस्तों आपको बस ऐसे ही प्रैक्टिस करके पढ़ते ही रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। ये भी दोस्तों कई बार का क्वेश्चन पूछा गया आपके, एक नागालैंड से और एक मेघालय से बार बार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको बार बार उस तरह से पढ़ के जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके मेघालय आ जाएगा। अगर मैं नकारात्मक की बात करूं तो नागालैंड, लेकिन अगर मैं वृद्धि दर की बात करूं 2011 जनगणना के अनुसार तो आपके मेघालय आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट को साथ में आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन की 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना % रहा था। ये दोस्तों बार बार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का रहता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगर क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है तो मैं क्या करूं, मैं भी वही उठा के ले आता हूं। चलो दोस्तों मैं आपको दिखा तो रहा हूं कि ये क्वेश्चन देखो कितना बार पूछ रखा है, तो आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे अधिक की बात करूं तो दमन दीव, पुदुचेरी, दादर एवं नगर हवेली। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं सॉरी बात करूं तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी दिल्ली आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो दादर एवं नगर हवेली
जो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक, अगर मैं यूटी की बात करूं तो आपके दादर एवं नगर हवेली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना स्पीड बोलता हूँ, थोड़ा आवाज़ बैठ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान निकोबार जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है। केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में सबसे अधिक है। गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में भारत की जनसंख्या दर से जो कि कम रही है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो आपके ऑप्शन जो बी है ना कि केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ये गलत बात बोल रखा है। ठीक है, तो कम से कम आपको स्टेटमेंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर एक क्वेश्चन आपके इस ई बुक में डाला गया है। उसी तरीके से कुल 17 टॉपिक है दोस्तों, और 17 के 17 टॉपिक दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन डाला गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत बढ़िया ई बुक लगेगा। ठीक है, तो आप जरूर लीजिएगा। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो साथ ही अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना, तो आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक। अगर मैं राज्य की बात करूँ तो आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो केरला आ जाएगा कि केरला में ही आपके जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या बराबर है, तो चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके चंडीगढ़, उत्तराखंड और असम जो जनसंख्या वृद्धि दर में आसपास में इनको बराबर रहा था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपके लक्षद्वीप आ जाएगा। लक्षद्वीप आपके साक्षर में सबसे टॉप है आपके यूटी में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन चाहते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है। दोस्तों समझो, ये क्वेश्चन आपने ध्यान से कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्त, लेकिन मैं आपके लिए खोज खोज के क्वेश्चन डालता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 16% है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। तो साथीगण, आप सबको कैसा क्लास लगा, लेकिन मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं लेना दोस्तों, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो कहते होंगे कि बार बार आप वही कह रहे हो क्यों। दोस्तों मैं मेहनत किया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, मेरे सहयोग के माध्यम से अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बेस्ट अगर तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस के लिए दोस्तों, तो 2016, 2020 और 2021 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस से पूछा गया था, हर एक टॉपिक को करके दोस्तों उसमें क्वेश्चन को डाला गया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके करके दोस्तों कॉपी करके एक एक जो कि टॉपिक करके बनाए दोस्तों। कितना मेहनत लगा मैं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे 21 रुपये ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप भी हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो ये व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप हमें से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल 17 टॉपिक है दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए मैं लाया हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अरेंज किया गया दोस्तों। इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको 1857 की क्रांति पढ़ना ना, तो आपके फ्रंट पेज में दिया गया कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में आपके 1857 की क्रांति, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबको। लेकिन अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे साथीगण, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एटलीस्ट जरूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, तहे दिल से थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।